हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसकी साइंस चैप्टर नंबर 1 बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो करने वाले हैं। अगर आप चैप्टर नंबर जो आपके लाइट है या ह्यूमन आई वो देखना चाहते हैं चैनल पर जाइए, या मैथ का कोई चैप्टर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं आप। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। और जो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, आपने आंसर ऐसे लिखने जैसे मैंने आपको समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों? अगर हम बात करें वैसे केमिकल रिएक्शन की अपने घरों में, जैसे हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यानी कोई भी अगर आपका कोई भी सब्सटेंस है, एक उसकी प्रॉपर्टी केमिकली प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हो गई। आपने पेज को जलाया, ठीक है, उससे एस में कन्वर्ट हो गया, वो क्या हुआ? केमिकल चेंज हो गया। कैंडल जलाते हो, थ्रेड है, थ्रेड का क्या हो जाता है? केमिकल चेंज हो जाता है। बट जो वैक्स है उसका फिजिकल चेंज होता है, वो सिर्फ सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस एक अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ले केमिकली, अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है तो केमिकल रिएक्शन नहीं मानी जाएगी। तो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूध से दही बनना, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन होना। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस। एक रिएक्टेंट होगा जो सब्सटेंस आपके पहले था स्टार्टिंग में, तो उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो नया बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट आपका एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ऐसे ही प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी कि एक ही बनेगा हमेशा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, अब अगर इसको हमने जो सिंबल की फॉर्म में लिखा है, जैसे यहां पर ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, क्या रिएक्शन लिखे हुए? ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंबल की फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो ये आपके पास केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ए केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर आपने केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, जैसे आयरन है, Fe लिख दिया, आयरन का सिंबल डाल दीजिए, केमिकल है। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या बन जाती है? वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। वैसे केमिकल रिएक्शन क्या होती है? आपने बोल दिया दूध से दही बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या बने? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस वो डिपेंड करेगा कैसे आप लिख रहे हैं। अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है, देखिए ध्यान से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट सेम रहते हैं। जितने एटम रिएक्टेंट के अंदर हैं, मान लो आयरन है, जितने आयरन रिएक्टेंट के अंदर है उतने रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के अंदर आयरन होने चाहिए। अगर अनइक्वल हुए तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ होता है वो ओबे होना चाहिए। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो एक साइड का मास ज्यादा हो सकता है, एक साइड का मास कम हो सकता है। तो मास को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट आर सेम, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल बनाए हैं, अब इनको हम बैलेंस करके दिखाता हूं आपको बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए, बैलेंस का कोई क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में नहीं आने वाला है, पर एमसीक्यू जरूर आ सकता है। एमसीक्यू कैसे आता है? देखिए, यहां पर ऐसे लिखा होगा एक्स वाई और जेड, कहेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। पेपर में 3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, जहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखी होगी, आपने पिक करना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है बैलेंस करना इक्वेशन को। तो देखिए भी कैसे बैलेंस करेंगे इसको, देखिए ध्यान समझिएगा बात को। आपने क्या करना है? पहले इनको बॉक्स के अंदर बंद कर लेना सभी को। ठीक है, ये जो है, जो तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा हूं सबसे फास्ट है, कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू आए या वैसे आए, आप ऐसे कर सकते हैं, बस ध्यान रखो काम पेंसिल से करना। ठीक है, जब आपको लगे कि फाइनल हो गया तो इसको फेयर कर देना। अब देखिए भाई, अब मैंने जो बॉक्स लगाए हैं इन बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, जो भी लिखेंगे बॉक्स के बाहर लिखेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को।
अब हम क्या करते हैं, यहां से काउंट करते हैं। जैसे अपने पास सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर के एटम कितने हैं, 1 है, तो इधर भी कितना है, 1 है, बैलेंस है। मैंने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन के एटम कितने हैं, 2, इधर कितना है, 1, तो इसको 2 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 आगे लगा देंगे, 2 लगा दिया। अब क्या हुआ, जो सिल्वर है वो अनबैलेंस हो गया, इधर तो कितना हो गया, 2, इधर कितना हो गया, 1, तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे, 2, तो ये हो गया बैलेंस। ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट करते, देखिए समझ में आया होगा आपको। इसको देखिए, इसको भी ऐसे आप बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए, पहले कर लिया। ठीक है, मैग्नीशियम इधर एक है, उधर भी एक है, इसको तो कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन उधर एक है, इधर कितने बच्चों, 2, तो हमने क्या करना है, इसके आगे 2 लगा देना है। 2 लगाया तो इधर मैग्नीशियम 2 बन गया, तो इधर भी 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। सबको चेक कर लो, मैग्नीशियम 2, उधर भी 2, ऑक्सीजन 2, उधर भी 2, बैलेंस है ये। ऐसे बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस करना, देखिए अब ये थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन आ गई है, इसको भी समझाता हूं आपको। सबको बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ध्यान समझना भाई। पीबी का मीनिंग होता है लेड। और एक बात और, अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 एलिमेंट, पहले 20 याद होने चाहिए। ठीक है, विद सिंबल, विद नेम, विद एटॉमिक नंबर और विद वैलेंसी, कि उनके ऊपर चार्ज कितना आता है, कैटायन है, अनायन है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो फेमस है, जैसे लेड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये आपको वैसे याद होने चाहिए। इनके ऊपर चार्ज कितना आता है, जब आपको पता होना चाहिए लेड के ऊपर कितना आता है, +2, जिंक के ऊपर कितना आता है, +2, ऐसे सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है, नाइट्रेट, ये आपको याद होने चाहिए बच्चों। अगर आप एक पेज के ऊपर टेबल बना लो और उन एलिमेंट्स को याद कर लो, आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, जितने 4 के 4 आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात पे। तो देखिए भाई, लेड नाइट्रेट लिखा हुआ यहां पर, तो पहले हम लेड को बैलेंस करते हैं। लेड कितना है इधर, 1, उधर भी कितना बच्चों, 1 है। ठीक है, अब उसके बाद हमने नाइट्रेट को देखा, NO3 को, इसके बाद 2 लगा हुआ है, यानी नाइट्रेट कितने हैं, 2 हैं। उधर नाइट्रेट कितना है, 1, तो इसके आगे 2 लगा दिया। यहां तक बात समझ में आई। जैसे इसके आगे 2 लगाया, पोटासियम कितना बन गया उधर, 2, इसके आगे भी 2 लगा दिया। ठीक है, इसके आगे भी क्या किया हमने, 2 लगा दिया, तो ये पोटासियम 2 है। अब आयोडीन को चेक करो, आयोडीन कितना है, 2, इधर भी कितना है, 2। ठीक है, लेड कितना है इधर, 1, उधर कितना है, 1, कोई और तो नहीं बचा। ठीक है, समझ में आया बात, बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन काउंट कर लो, 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 6 हो गए, उधर भी 6 हो गई, 3 ये 2 ये, तो मल्टीप्लाई होता है इसका मीनिंग। चाहे आप इसको ऐसे लिखो, ये भी मल्टीप्लाई है, या आप इसको ऐसे लिखो, ये भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई होंगे जब नंबर ऑफ एटम देखेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, इसको भी ऐसे आप बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। बॉक्स में इसलिए बंद करवा रहा हूं, कई बच्चे क्या करेंगे, आगे नहीं 2 लगाएंगे, नीचे 2 लगा देंगे। मान लो ऑक्सीजन है 1 है, इसके आगे नीचे 2 लगा देते हैं, वो तो रिएक्शन ही गलत होगी आपकी। बैलेंस तो कर दिया आपने, पर रिएक्शन गलत हो गई वो। ठीक है, देखिए भाई, लेड कितना है यहां पर, 1, इधर भी कितना है, 1, बैलेंस है। नाइट्रेट कितने इधर, 6, 2 हैं। अगर नाइट्रेट की बात करूंगा, अगर नाइट्रोजन की बात करो कितने हैं, 2, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको 2 लगा दिए, यहां पर 2 नाइट्रोजन बना दिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, 3 2 जा, उधर कितने हैं, 3, एक ये नहीं, उतने 5 हैं, 2 ये 4 और 2 6, 7 है, 5 भी गिने, 7 हैं। ऑक्सीजन कितने इधर, 7, और इधर कितने हैं, 6, यानी कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब एक बात और सुन लेना ध्यान से, इधर 6 है, उधर 7 है, 7 और 6 आप बैलेंस कर ही नहीं सकते, ऑर्डर ही उनको। ठीक है, पहले तो इधर वाले भी क्या करना पड़ेगा, आपको इवन लेके आना पड़ेगा, जो ओड में है। तो ओड में कौन है यहां पर, ये रहा, अकेला ऑक्सीजन है, इसके आगे 2 लगा दो। क्या लगा इसके आगे, 2। अब ये सारे सारे क्या बन गए, इवन आ गए। चेक कर लो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2,
4 ये और 2 ये, कितने हो गए? 8 हो गए ना, कितने हो गए? 8। अब आपने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। आपने क्या किया, इसका के 2 लगा दिया। अब बताओ कितने हो गए? इधर 12, कितने हो गए? 2 से तो कम नंबर लगेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि इधर वाले कम पड़ गए ऑक्सीजन, इधर वाले ऑक्सीजन कहां से बढ़ेंगे? देखो ध्यान कर चेक करो, देखो लेड बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन उधर कम है 4। नाइट्रोजन को चेक करो, क्या नाइट्रोजन बैलेंस है? इधर कितने हो गए बेटे? 4 हो गए। कितने हो गए इधर? 4। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको? इसको हटाकर पेंसिल से बनाना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं 4। अब आपकी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, आपके नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, चेक कर लो, ठीक है। और ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, ये और ये 4 रिएक्शन यूज होंगी, इसलिए मैंने उन रिएक्शन को उठाया जो हमारे चैप्टर में भी आती है। और 4 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चारों रिएक्शन, ठीक है, अगर आप चैप्टर सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो हमने जो सीखा है इसमें से तो कोई 1 मार्क्स का या क्वेश्चन आए या ना भी आए तब भी नहीं पता हमें, पर आप जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसकी पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली टाइप क्या हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है 2 या 2 से ज्यादा चीज को जोड़ देना, कंबाइन कर दिया, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे, ठीक है, या 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो मिलकर क्या करेंगे? एक प्रोडक्ट बनाएंगे सारे। देखो ये इसका सैंपल भी दिखाया गया, ए और बी ऐड हुए, क्या बना? ए बी। ए और बी ऐड हो गया, क्या बन गया? ए बी। रिएक्टेंट 2 थे, प्रोडक्ट क्या आ गया? सिंगल, ठीक है। और ये लिखा हुआ है ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल के लिए क्या करेंगे आप? ये नहीं लिखना, ये तो जर्नल फॉर्म है, ठीक है, ये एग्जांपल नहीं है। जर्नल फॉर्म में क्या लिखेंगे आप? देखो एग्जांपल में आप ये रिएक्शन लिख के आएंगे, अभी जो मैंने आपको करवाई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। देखो 2 रिएक्टेंट है, क्या बन गया? सिंगल प्रोडक्ट बन गया। या कोई और आपको रिएक्शन याद है ऐसी जिसमें 2 रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट बनता हो? आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता कि यही लिखनी है, जो आपको याद आए टाइम पर वो लिख देनी है। बस रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए? जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो और प्रोडक्ट एक बने। प्रोडक्ट क्या बने? एक, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ज्यादा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड की लिख दो C+O2 CO2, वाटर की लिख दो H2+O2 2H2O, सबसे आसान है। तो एक इसकी रिएक्शन आ जाएगी कॉम्बिनेशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिखाया आपको, ये बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है। कैसे आता है पेपर में क्वेश्चन? समझा देता हूं। आपने क्या करना है, बोलेगा आपको कि आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है। कैसा रिबन है? मैग्नीशियम का, ठीक है। उसको पहले अच्छे से साफ करना है, और साफ करने के बाद उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, हीट करना है। तो वहां से कहेगा एक व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा। कैसा बनेगा? व्हाइट कलर का पाउडर। तो आपसे पूछे वो पाउडर क्या, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन लो, उसको साफ करो, ठीक है। टंग्स होता है जो पकड़ने का होता है, हैंडल होता है, उसमें पकड़िए, स्प्रिट लैम्प के ऊपर रखिए, इसको जलाइए, और आपके पास क्या आ गई? एक जो ग्लास आती है उसके ऊपर रख के आप उसको जब जलाएंगे तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है। जैसे आप वो क्रैकर्स जलाते हो दिवाली पर, फुलझड़ी, तो जब फुलझड़ी को जलाते हो उसमें जो निकलती है ना स्पार्क सी व्हाइट से कलर की, ठीक, एक तरह से वैसी स्पार्क निकलेंगे इसके अंदर से व्हाइट कलर की, ठीक है। तो आप उस पाउडर को क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा होता है बच्चे? व्हाइट। तो ये रिएक्शन आप पेपर में लिख कर आएंगे, मैग्नीशियम सिल्वर कलर का होता है, साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन ऐड होगा और क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना है, याद रखेंगे, क्या करना है? बैलेंस। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, नीचे नाम लिखना है। ये क्या है? मैग्नीशियम, नीचे लिखना है इंग्लिश में मैग्नीशियम। ये क्या है? ऑक्सीजन, नीचे लिखना है ऑक्सीजन। और ये क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो नीचे क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कलर चाहे लिखो ना लिखो,
पर नाम जरूर लिखना है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसमें और एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, कहेगा जो आपके पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आया, एक थोड़ा पानी लेयर्स के अंदर इसको डिजोल्व कर दिया। क्या कर दिया? इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया। किसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। MgO को H2O के अंदर ऐड कर दिया। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और पूछेगा इसका नेचर कैसा होता है, आपको बताने इसका नेचर कैसा होता है। बेसिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको आप अगर यूज करते हो, देखो केमिकल फॉर्म है, जब आप इसको मेडिसिन की तरह यूज करेंगे, जो आपके पास मार्केट में मिलते हैं मेडिसिन बनकर आती है प्रिजर्वेटिव ऐड कर कर एक फिक्स अमाउंट के साथ, तो इसको हम किस में यूज करते हैं? एसिडिटी में। किस में यूज करते हैं? एसिडिटी में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी करते हैं एसिडिटी में यूज। आप देखना वो पिंक से कलर की बोतल आती है, ठीक है, एसिडिटी दूर करने के लिए। पढ़ना उसके ऊपर क्या लिखा होता है, इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो ये एंटासिड है, पर इसको आप डायरेक्ट नहीं ले सकते कि पानी में घोल पी लिया। ठीक है, ऐसे नहीं लेना, वो केमिकली जो होता है फिल्टर होता है या उसकी अमाउंट होती है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, हम डॉक्टर नहीं है ना, मैं उसको पैरामीटर बताओ, आप ऐसे नहीं खा सकते किसी चीज को। क्लियर बात समझ में? अब पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, एसिडिटी ठीक करनी है तो जो चूना आता है ना व्हाइट कलर का, सफेदी जिसको हम बोलते हैं, घरों में व्हाइट वॉश करते हैं, सफेदी आगा, इससे अगला टॉपिक है वो आएगा, उसका थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं और खा लेते हैं, पानी के साथ पी लिया, या सुबह एक मटके में थोड़ा सा उसको डाल देते थे, उससे एसिडिटी नहीं बनती। पर एक उससे नुकसान ये भी तो है, आपको अमाउंट नहीं पता कितनी लेनी है। अगर आप ज्यादा अमाउंट लेंगे तो आपके जो है किडनी के अंदर स्टोन बना देगा वो, पथरी। ठीक है, आप बीमार हो जाएंगे। आप ऐसे कोई चीजें आप ऐसे इनटेक ना करें जिसका आपको अमाउंट का पता ही नहीं कितनी लेनी है। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, पेपर में आएगा तो आपने ऐसे लिख के आना वहां पर। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या आएगा, देखिए भाई, ये आगे जो भी मैं बता रहा था, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आपने देखो, जब आजकल तो पेंट आने लग गया हाई क्वालिटी के, नैरल अलग आता है, ऐसे आते हैं। पहले क्या होता था, घर में व्हाइट वॉश करवाया जाता था। ठीक है, सस्ता पड़ता था, पैसों की कमी होती थी, तो व्हाइट वॉश क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसके पैकेट आते हैं मार्केट में 20-20 किलो के, 30-30 किलो के, ऐसे कट्टा बोलते इसको। ठीक है, वो पैकेट आते हैं इसके। आपको क्या करना होता था, रात को एक वो ब्लू कलर का ड्राम आता है जो 200 किलो वाला, जो फेमस भी होता, वो लेना है। ठीक है, और उसके अंदर पानी डालकर और रात को एक पैकेट खोल के उसमें डाल देना है और उसको छोड़ देना है पूरी रात के लिए। उसमें से हीट निकलती रहेगी पूरी रात। अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकले, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्शन को एक्सोथर्मिक। जिसमें से हीट निकल रही है और जिसको हीट देनी पड़ेगी करवाने के लिए, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। आगे आएगा उसका एग्जांपल भी। ये किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक का। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे? द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड। एग्जांपल के लिए क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका व्हाइट वॉश। ठीक है, एक्वस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एक्वस। एक्वस फॉर्म कौन सी होती है बच्चों? जो चीज पानी में घोली जाती है, यानी उसके अंदर पानी के अमाउंट ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्वस बोलते हैं। तो एक्वस फॉर्म में होता है। इसको ब्रश पे लेते हैं और दीवार पर लगा देते हैं। ठीक है, क्या किया? इसको दीवार पर लगा दिया। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। केमिकल नेम है इसका, क्या नेम है इसका? क्विक लाइम। और इसको बोलते हैं सेक लाइम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बुझा हुआ चूना, और ये बिना बुझा हुआ चूना। हिंदी में चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ क्या? जब तक पानी में नहीं डाला, पानी में डाल दे तो क्या हुआ? बुझ गया वो, उसके अंदर जो हीट थी, एनर्जी थी, निकल गई। ठीक है, आपने सुना है पान दे दे चूना लगा के, सुना है वर्ड? वो जो पान होता है ना, उसके ऊपर ये लगाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। वो पान वाला रखता है छोटी डिब्बी व्हाइट से कलर का, ऐसे
मैस्टिक होती है उसके अंदर डुबो के रखेगा, वो मैस्टिक से उसमें थोड़ा निकाल कर पानी के ऊपर लगा देता है। अब वो पानी के ऊपर जो लगाया वो उसका कोई केमिकल वो नहीं है कि सिर्फ एसिडिटी को ठीक करने के लिए। आप पान खा रहे हैं, अब पान ये नहीं होता कि पान गंदी चीज होती है, पान कोई नशे की चीज नहीं है, ठीक है। पान आप वैसे ही खा सकते हैं अपना मूड ठीक करने का, अच्छी अच्छी क्वालिटी के पान आते हैं, ठीक है, बने बनाए आते हैं ब्रांडेड, आप खा सकते हैं उनको, ठीक है। तो देखिए भाई कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या किया, बोट ऐड किया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करना आपने, सुनो बात को ध्यान से, इसको दीवार पर लगा दिया। जब इसको दीवार पर लगाते हैं ये पत्थर कैसे बन जाता है, हार्ड हो जाता है। देखना आपने लगाया तो वेट था, गिल्ला बिल्कुल, थोड़ी देर बाद देखा आपने पपड़ी बन गई जैसे सीमेंट की होती है सूखने के बाद, ऐसे ही व्हाइट वॉश की बन जाती है। ऐसा क्या हुआ, सुनो बात को ध्यान से, बड़ा अच्छी केमिकल रिएक्शन है। आपने जब इसको दीवार पर लगाया गिल्ले को एक्वस फॉर्म में, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 मिल जाती है दीवार पर आकर एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, ये रहा ये रिएक्शन। और कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है ना बच्चों, ये होता है पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन, पत्थर होता है ये। तो दीवार पर क्या बन गया, पत्थर बन गया। इतनी मजबूती होती थी उसकी चुनने की, ठीक है ना, दीवारें बनाते थे लोग पहले उससे सीमेंट की जगह, और टूटती नहीं थी, ठीक है। अगर पुराने गांव के अंदर कोई हवेली है कुछ ऐसी है ना, आप देखना कितनी मजबूत है वो, कितने सालों से बनी हुई है, ठीक है, चुनने से बनाई हुई है, इतनी मजबूत होते, पत्थर बन जाता है वो, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था कि केमिकल रिएक्शन लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, व्हाइट वॉश किया तो हार्ड कैसे हो गया। तो ये हार्ड होने का तरीका बताया मैंने, ये व्हाइट वॉश तैयार करवाया। अब इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक एक्स एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, एक्स, जिसको हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं वाटर में डालकर, तो एक्स का नाम बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड, समझ गए। कहेगा केमिकल रिएक्शन भी लिख के दिखा दो जो व्हाइट वॉश में तैयार की जाती है, तो ये केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाने वहां पर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन का मीनिंग होता है भाई किसी चीज का टूटना, किसी चीज का टूटना। जब कोई चीज, मान लो रिएक्टेंट हमारा एक है और वो एक चीज टूट कर दो या दो से ज्यादा बन जाएगी, ठीक है, उल्टा कंबिनेशन का उल्टा, रिएक्टेंट अब एक होगा और प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चों, दो या दो से ज्यादा बनेंगे, उसको हम क्या बोल लेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये इसका जर्नल फॉर्म है, AB से क्या बन गया, A+B बन गया। अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, इसको करवाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, किसी को तोड़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी हम उसको देंगे 3 फॉर्म में देते हैं, थर्मल यानी कि हीट, गर्म करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, फोटोलाइटिक का मीनिंग होता है लाइट, सनलाइट डाल लेंगे। तो 3 फॉर्म में हम डिकम्पोजिशन करा सकते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है बेटे। और तीनों का मैं आपको एक एक एग्जांपल करवा रहा हूं, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, आप पेपर में देखना, पुराने उठाकर, कितने मर्जी पेपर उठा के देखना, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलेगा जितने मैं तुम्हें यहाँ पर करवाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बस पहचान लेना वो आ गया, कोई पेपर में यही नहीं पता चला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर तो सारे ही है, आंसर तो दे दिए मैंने तुम्हें सारे करके, भाई आंसर है। अब इनका क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे आता है, ताकि मैं इसको लिख सकूं पेपर में जब आए। अब यही नहीं पता चला भी पूछा गया कौन सा क्वेश्चन आया, फिर देखो कैसे। देखिए भाई, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन क्या होगा, आपने क्या करना है, उसको हीट करना है, गर्म करना है। तो हीटिंग फेरस सल्फेट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। क्या क्वेश्चन आया, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब विच इज हीटेड ऑन ए फ्लेम, जिसको हीट कर दिया, राइट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ क्या आएगी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन है सारा, गर्म कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर क्या है, ये रहा देखो,
जब आप फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो हमारे पास जो फेरस सल्फेट होता है बच्चों, वो इस फॉर्म में होता है, ग्रीन फॉर्म में, FeSO4 7H2O। यहां पर 7 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं और इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन साल्ट। क्या बोलते हैं? ऐसा साल्ट जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलना है? क्रिस्टलाइन साल्ट। और ये आपके पास बहुत सारे डे लाइफ के अंदर, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ये सारे इनके अंदर क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे आपने इसको गर्म किया, पहले तो इसमें से वाटर हटेगा, पहले तो क्या होगा? इसमें से वाटर हटेगा, वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसका कलर ग्रीन से कैसा बन गया? व्हाइट। ये सारे क्वेश्चन पूछेगा कि जब फेरस सल्फेट को, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट को गर्म किया तो किस कलर में कन्वर्ट होगा? आप कहेंगे व्हाइट में होगा। किस में होगा? अब दोबारा जब आपके पास फेरस सल्फेट आ गया ड्राई, इसको दोबारा फिर हीट करना है, ठीक है। अब यहां से ब्राउन कलर का एक आपके पास रेसिड्यू बनेगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसा था? व्हाइट। गर्म करते कैसा बन गया? ब्राउन। तो पूछे ब्राउन कलर किसका बनेगा? तो आप बताएंगे फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3, ठीक है। कहेंगे गंदी स्मेल आएगी, पूछे किस चीज की स्मेल है? आप कहेंगे सल्फर की है। किसकी है? सल्फर की। तो ये जो SO3 और SO2 गैस निकल रही है यहां से, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसकी जो स्मेल होती है बड़ी गंदी होती है, ठीक है। आपका बैठने का मन नहीं करेगा वहां पर, इसके पास गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे कि ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था, गर्म किया व्हाइट बन गया, व्हाइट को गर्म किया तो ब्राउन बन गया, और एक ओड सी स्मेल रिलीज हुई जो किसकी है? सल्फर डाइऑक्साइड की। ऐसे ऑब्जर्वेशन लिख कर आएंगे। हो गया क्वेश्चन तैयार, ठीक है। 2 मिनट लगेगी, घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना अपने। नेक्स्ट देखिए भाई, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है, ठीक है, चूना बनाना है, क्विक लाइम। तो क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, जब ये समझाया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, सफेदी। आप कहेंगे सर हमारे घर तो ब्लू कलर की सफेदी होती है, ठीक है। पहली बात, अब पेंट होने लग गया घर पे। अगर ब्लू कलर की सफेदी होती है ना, तो इसके अंदर थोड़ा कलर मिला देते थे, पुराने टाइम में करते थे, पहले भी। व्हाइट कलर की होती है वैसे सफेदी, पर थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए घर को, तो थोड़ा उसके अंदर क्या करते, जो कपड़ों में डालते ना ब्लू कलर, नीला आता है जिसको बोलते हैं, आरती कंपनी का आता था पहले, वो थोड़ा उसके अंदर डाल देते थे, वो सारा कलर कैसे हो जाता था उसका? ब्लू। फिर उसको ब्रश से उठाते थे, घर पे लगा देते थे, वो सारा कलर का कलर, जैसे घर का कलर कैसे हो जाता? ब्लू हो जाता था, ठीक है। थोड़ा टाइम मॉडर्न हुआ, उसके अंदर और कलर मिलाने लगे अच्छे अच्छे, ठीक है। अब और ज्यादा मॉडर्न हो गया टाइम, तो पेंट आने लग गई है। पेंट भी एक से एक चल रहे हैं आजकल तो मार्केट में ना, पता भी नहीं चलता भी पेंट करवा रखा है कुछ हो रहा है। तो इससे क्या बनेगा? अभी कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकलेगी? CO2 गैस। इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक इसका एग्जांपल है भी थर्मल डीकंप, और साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडो मीनिंग होगा जिसमें हमने क्या किया? उसको हीट दी। और एक्सो का मीनिंग क्या होगा? एक्सो का मीनिंग तो बाहर निकलना, ठीक है, हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट देखिए भाई, हीटिंग लेड नाइट्रेट। देखो मैंने आपको फेरस सल्फेट समझाया, जितना इंपॉर्टेंट वो है ना, उतना इंपॉर्टेंट ये है। आप अगर पिछले 5 साल के उठा के देखोगे ना, पक्का इनमें से दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में आया हुआ। सेम वही कोई स्टेटमेंट आएगी, 2 से 3 ग्राम आपने क्या करना? लेड नाइट्रेट लेना है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, ड्राई के अंदर, उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, वो ऑब्जर्वेशन बतानी है, ठीक है। सेम कंडीशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चों, समझा देता हूं। ये व्हाइट कलर का होता है बच्चों, किस कलर का होता है? व्हाइट का। जैसे ही गर्म करते हैं इसका कलर येलो हो जाएगा, उसका कैसा हुआ था? ब्राउन। इसका कैसा होएगा? और यहां से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी, धुआं जो निकलेगा ना वो ब्राउन कलर का निकलेगा। अगर किसी को जादू दिखाना हो ना, बम मार्केट में आते ना होली पे, वो कलर उड़ाते हैं, तो लेड नाइट्रेट लो और इसको गर्म कर दो, और उसमें से धुआं कौन सा निकलेगा? ब्राउन कलर का, ठीक है। जब तक उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा निकलता रहेगा, ये जब तक वो खत्म नहीं होगा उसका एनर्जी, ठीक है। तो यहां से जो धुआं निकलता है किसका निकलता है? नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड किस कलर के होते हैं बच्चों, ये ब्राउन की, और साथ में निकलती है O2 ऑक्सीजन। ठीक है, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन, और ये इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये पेपर में आपने लिख के आनी है। ठीक है, इसको ज्यादा फोकस करना है, केमिकल रिएक्शन को। इनको घर जाके 3 से 4 बार लिख के देखो, ये याद हो जाएंगी। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ये चैप्टर याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम ही खत्म आया एक दिन में। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लो बच्चों स्टेट रिएक्शन लिखने की। अब मैं इनका मैकेनिज्म आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता, क्योंकि अपने लेवल का नहीं है वो काम, भाई ये कैसे टूटता है कैसे बनता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर समझाने लगा शाम हो जाएगी, भाई NO2 कैसे बना, ऑक्सीजन क्यों निकला। ठीक है, ये आपके पास मैकेनिज्म जो है +1 +2 के अंदर आएंगे, वहां पर आप सीख सकते हैं जाकर। ठीक है, अभी हमें उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है कि हमारे लेवल पर बात नहीं है, वो उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, पहले सीखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो मैंने 3-4 बार पेपर चेक किए 10th क्लास के बोर्ड के CBSE के, और 2-3 बार मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, कभी किसी सेट में आया, कभी किसी सेट में आया, कभी किसी सेट में आया। पर कंडीशन पता क्या होती है, ये सीधा सीधा सा नहीं पूछते क्वेश्चन, बड़े चालू होते हैं पेपर बनाने वाले, बड़े तेज तरार बंदे होते हैं। उनको पता है बच्चा डायग्राम तो बनाना सीख के आया घर से, उसको पता है कैथोड एनोड भी सीख के आया, सिखाया सर ने स्कूल में सभी ने। ठीक है, पर चीज वो पूछेंगे जो स्कूल में नहीं सिखाई। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या पूछेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का ये सेट है बच्चों। क्या करना है, एक बास्केट लेनी है, ठीक है, छोटा एक आप कोई कप वगैरह ले सकते हैं, उसके अंदर वाटर डाल देना है, वाटर के अंदर थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, आसानी से करंट पास हो जाए। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल देने हैं बच्चों, पेंसिल की आप रिफिल ले सकते हैं, वो आपका जो सिक्का आता है पेंसिल का वो डाल सकते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, ऊपर एक सेल लगा दिया 6 वोल्ट का, जिसको नेगेटिव से जोड़ा उसका नाम कैथोड, जिसको पॉजिटिव से जोड़ा उसका नाम एनोड। अंदर क्या डाला गया, वाटर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, इसमें से करंट फॉलो करना शुरू कर दिया। आप नोट करेंगे इन इलेक्ट्रोड के पास बबल्स बनने शुरू हो गए। क्या बनने शुरू हो गए, बबल्स। इसका मीनिंग आपका काम शुरू हो गया। अगर बबल्स ना बने समझ लो कोई तार टूटी हुई है या कोई तार ठीक से लगी नहीं। ठीक है, चेक कर लेना सर्किट अच्छे से। अब ये जो कैथोड है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, H2O जब टूटता है तो क्या बनता है, यहां से H2 + O2। बैलेंस मैंने अभी नहीं किया, वैसे लिखा जर्नल। और इसका बेसिक क्या है, हाइड्रोजन होता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपको क्लियर करूं बात को, देखो ठीक है, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसकी तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आपने याद रखना है, कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन। अगर पेपर में पूछे आपसे कि कैथोड के ऊपर कौन सी गैस डिपॉजिट हो रही है जाकर, आप कौन सी बताएंगे, हाइड्रोजन। और एनोड पर कौन सी हो रही है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां तक तो बात समझ में आ गया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, क्या पूछा पेपर में, कहता है देखो इसको बैलेंस जब करेंगे ना, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होती है। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर कोशिश करेंगे, देखो किसका वॉल्यूम डबल है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या है, डबल है। ठीक है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, हाइड्रोजन गैस का डबल आया, किससे, ऑक्सीजन से। और मास किसका ज्यादा है बच्चों, पढ़े आए हो आप, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। पर हाइड्रोजन कितने हमारे, 2, तो रेशियो क्या बनी, 1:8। ठीक है, तो जब मास चेक किया गया, ऑक्सीजन किस पर सबमिट हो रहा है, जाकर उस पर भाग रहा है, एनोड पर। तो एनोड पर जो गैस डिपॉजिट हुई, उनके मास की रेशियो कितनी आई, 1:8। देखो कैथोड टू एनोड पूछा, कैथोड से एनोड, तो इस पे 1, उस पे 8। अगर एनोड टू कैथोड पूछे तो 8 इधर 1 उधर, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, पिछले साल पेपर चेक किए, कई बच्चों के 79 नंबर आए, कई बच्चों के आए 80 में से 1 नंबर कटा।
कहां पर? यहां पर मास में, ठीक है, मास में नंबर घटा। उन्होंने क्या याद कर रखा था? वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम वाला कंसेप्ट सभी टीचर करा देते हैं क्लास में, मास वाला कराते नहीं, पता ही नहीं था भी मास वाले पूछा जा सकता है। पिछला पेपर में मास पूछ लिया, भी मास की रेशियो बताओ, वॉल्यूम की नहीं बतानी। बच्चे लेके आ रहे हैं 1:2, 1:2, उन्होंने तो पढ़ा वॉल्यूम है आज तक, तो वॉल्यूम लिख के आएंगे, वो मास पढ़ा नहीं था, तो सबका एक एक नंबर उठाना पड़ा। अब बच्चे अच्छे थे, सबके 79 मार्क्स आ रहे हैं, कईयों के 80, किसी के नहीं पहुंच रहे हैं। अब बच्चा अगर जाके सोच रहा है मेरे 80 आ गए, ठीक है, तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। तो अगर मास की रेशियो पूछेगा ना, तो मास रेशियो ये आएगी जो मैंने लिखी है, ध्यान रखना। मैंने 8 उधर लिखा है एनोड की तरफ और 1 की तरफ लिखा है कैथोड की तरफ, ये भी फिक्स है। अगर उल्टी बैटरी लगा दी तो ये 1:8 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसको कैथोड बना दिया तो उल्टा हो जाएगा, समझ बात मेरी? चलो, अब ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप है, लिख लेंगे, बना देंगे डायग्राम पेपर में अगर आएगा। और ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, देखो ये रही, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें 3 टेस्ट और सिखाता हूं। मान लो आपको कभी ऑक्सीजन चेक करनी पड़ जाए जिंदगी में, ऑक्सीजन आ रही है नहीं आ रही है, एक उसके बाद जलती हुई कैंडल लेके जाओ, अगर कैंडल जलती रहेगी तो यानी कि ऑक्सीजन गैस आ रही है। अगर कैंडल बुझ गई तो कौन सी गैस है? कौन सी गैस आग को बुझाती है? CO2। तो कौन सी गैस आ रही है? CO2। अगर वो जलती कैंडल धमाके से जलना शुरू कर दे पॉप साउंड के साथ, तो इसका मैंने कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जब भी जलती है पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, मैच स्टिक को जब जलाते हो ना, तो जब स्टार्टिंग का इंसिडेंट होता है, जलाते हैं जब एकदम से आवाज आती है चुस, तो वो जो होती है पॉप साउंड, वो आती है उसके अंदर से, ठीक है। आया समझ में? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से नहीं आएगी, ऑक्सीजन से कैंडल जलती रहेगी और CO2 से बुझ जाएगी। तो जिस ट्यूब से आपकी जो कैंडल है पॉप साउंड के साथ जलेगी, कौन सी गैस आ रही है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टेस्ट कर सकते हैं आप इसमें से, ठीक है। दोनों की रेशियो ये रहा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मास भी लिख लो, अपने आप लिख लेना मास, ठीक है। मास रेशियो क्या रहेगी? मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, क्या लिखे बच्चों? 1:8। लो, तैयार कर दिया क्वेश्चन एक, बढ़िया, ठीक है। बड़ा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आसान है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, अब ये रिएक्शन लिख के आने पेपर में। हाँ जी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की हेल्प से होती है। किसकी हेल्प से होती है? सनलाइट की हेल्प से होती है, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, ठीक है। आपके पास सिल्वर क्लोराइड होता है लैब में, ठीक है। 1 या 2 ग्राम लेना है, प्लेट के ऊपर चाइना डिश के ऊपर ऐसे, और उसको डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में रख देना है। आप थोड़ी देर बाद नोट करेंगे कि उसका जो कलर है कैसा हो गया? ग्रे हो गया। स्टार्टिंग में कैसा था? व्हाइट। उसमें से कौन सी गैस बाहर निकल गई? क्लोरीन, CO2। और पीछे क्या रह गया? सिल्वर। पीछे क्या छोड़कर चला गया? वो सिल्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कहेगा फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, और एक एग्जांपल दो। मैंने 2 लिखे हुए हैं। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, सेम सिल्वर बनेगा, ब्रोमाइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। इसका यूज कहां पर करते हैं? फोटोग्राफी में। आजकल नहीं करते, पहले करते थे, ठीक है। किस में करते थे? फोटोग्राफी में। एक रील आती थी, कैमरे में डलती थी वो, और उस रील के ऊपर क्या होता था? सिल्वर क्लोराइड लगा होता था, ठीक है। जब उसका फ्लैश मारते थे, जिस जिस पार्ट पर लाइट आकर लगती थी बंदे से रिफ्लेक्ट होकर, वो पार्ट उसके अंदर ग्रे कलर छप जाता था। उनको बोलते हैं नेगेटिव। ऐसे देखे जाते सनलाइट की तरफ करके, वो कभी आपने नोट जिंदगी में देखे हो, नेगेटिव बोलते थे उनको, ठीक है। फिर भी फोटो बनवाते थे, उनको वॉश करवा के लाते थे फोटो बनवाने के लिए। तो फोटोग्राफर जो होते मशीनें होती थी, उनकी फोटो बनाकर देती थी नेगेटिव की। तो पहले तो क्या होता था, फोटो बनवाने से पहले नेगेटिव देखा जाता था, फोटो साफ आई है खराब आई हुई है, ठीक है। पैसे नहीं होते लोगों के पास, 10 रुपए 20 रुपए की एक फोटो बने, कौन बनवाएगा, ठीक है। पहले 10 रुपए में तो
आप ये माने चलो मिठाई आ जाती थी अच्छी खासी और 10 रुपए में एक फोटो बनती थी, आज उसकी वैल्यू भी नहीं है। हम फोन में धड़ाधड़ फोटो उतारते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। पहले सोच के शादी होती थी ना, शादी में ऐसे होता था, बताया जाता था फोटोग्राफर को, उसकी तरफ इशारा करते थे, स्किन तारी है, बस खाली फ्लैश मारना है, इसको पता भी नहीं चले फोटो उतरी है नहीं उतरी है, कि फोटो ही 100 बनवानी है सारी, 1000 रुपये लगाने हैं, बस इतना ही बजट था। ठीक है, अब फोटो उतरवा के बंदे 300, और ये भी रूल नहीं, पहले ये भी हिसाब नहीं होता है, फोटो डिलीट करवा दी, मैं हम नहीं लेते, जितनी रील होती थी, रील जितनी लग गई तो लग गई। ठीक है, अब आप उसको लो या ना लो, रील के पैसे तो गए। ठीक है, अब आजकल तो क्या पेन ड्राइव है, आपने डिलीट कर दिया सामने वाला, 1 मिनट लगेगी, उसका फिर स्पेस खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कहां पर यूज होता है इसका, फोटोग्राफी में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है और उसकी जगह खुद लग जाता है। ठीक है, ये आप 7th 8th क्लास में पढ़ के आए हुए। एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है बच्चों, एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को अब उसकी जगह से हटाता है और उसकी जगह खुद लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ए और बी का जब रिएक्शन करवाया, ए मोर रिएक्टिव बी से, तो ए ने क्या किया, बी को हटाया, ए के साथ सी के साथ दोस्ती करी, बी को बाहर कर दिया, भाई चल तो। ठीक है ना, उसका इंपैक्ट ज्यादा हो गया, तो इसका अच्छा एग्जांपल है जिंक को क्या करना आपने, डाइल्यूट एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी, सल्फ्यूरिक एसिड से भी करा सकते हैं, दोनों से हो जाएगी। तो जिंक लिया, HCl के अंदर डाल दिया, तो क्या बना, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कैसी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन आपने पेपर में लिख कर आनी है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो लिख दोगे या नहीं। ठीक है, जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया, लेस रिएक्टिव था। ठीक है, इसकी जगह खुद लगा और बाहर कौन निकाल दिया, हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज याद है या भूल गए, याद कर लो। कुलवंत ने कहा मेरे आलू जरा फीके, याद आया कुछ, करवाई थी याद, किसी ने हैं, करवाई नहीं। कुलवंत ने कहा मेरे आलू जरा फीके से क्यों पके हैं, आओ पता करें। ठीक है, अब इसके अंदर मेन से तो हमने लिख दिए मोस्टली सारे, कॉपर और लिख लो, क्यों में आ जाए कॉपर। ठीक है, आया समझ में, लास्ट में आ जाता है मरकरी, सबसे आखिरी में आ जाता है प्लेटिनम। ठीक है, उससे ऊपर आ जाता है गोल्ड, AU, आओ पता करें। ठीक है, आयो समझ में। तो ये सारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर वाला मोर रिएक्टिव, उससे नीचे वाला कम रिएक्टिव, ऐसे रिएक्टिविटी घटती जा रही है। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये जो आपका जिंक है, ये हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो ये रहा, देखो, आयरन नेल को क्या करना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड इनसाइड इट। जब आप कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नेल डाल देते हो तो सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है, ये बताना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। तो आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो लाइट ब्लू हो जाता है, थोड़ा सा कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन, सॉरी कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन। और पहले कलर कैसा था इसका, नहीं उसका ग्रे था, सोल्यूशन कैसा था, ब्लू, सोल्यूशन कैसा था, ब्लू। तो थोड़ा लाइट कलर ग्रीनिश शेड आ जाती है। अगर प्रॉपर ना आए तो थोड़ा लंबे टाइम तक रख देना उसको। तो आपने कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन डालकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आप नोट करेंगे आयरन नेल के ऊपर रस्ट, एक तरह से रस्ट की तरह ऐड होना शुरू हो जाएगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो किस कलर का होता है, रेडिश। ठीक है, तो उसको आयरन को जब बाहर निकालोगे, हाथ से ऐसे साफ करोगे, वो सारा नीचे आपको पेपर के ऊपर आप इकट्ठा कर सकते हो उसको। ठीक है, जिसके अंदर से कॉपर निकल कर आया।
आया समझ में? क्लियर? बात समझ आई बेटा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे आता है? पर वैसे लिखना है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आंसर लिखना है। सारे क्वेश्चन आपके आंसर दे रहा हूं बना के, एज इट इज लिखने हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? वैसे नीचे नाम लिखते रहना, आयरन कॉपर सल्फेट, ठीक है? आयरन सल्फेट कॉपर। नेक्स्ट भाई देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ए बी दोस्त थे और सी और डी दोस्त थे, तो क्या हुआ? ए और सी के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, ए ने तो डी के साथ दोस्ती कर ली और सी ने बी के साथ दोस्ती कर ली भाई, ठीक है? अब इसका एग्जांपल कई साल पहले दिया गया था बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? ये अब मेरे तो याद भी नहीं है भाई किसकी शादी किससे हो रही है, भूल गया मैं तो तुम्हें याद होगा। एक वो है रणवीर सिंह है, धुरंधर फिल्म वाला, उसकी शादी किससे हो रही है? दीपिका पादुकोण से। और एक रणबीर कपूर है, उसकी शादी किससे हो रही है? ठीक है, शादी से पहले उल्टा था काम, ठीक है? तो ये तो शादी से पहले प्रोग्राम था, ठीक है? और ये शादी के बाद का प्रोग्राम है, बात समझ गए? हाँ, ठीक है? तो ये किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। क्या कर बेटे? अच्छा एग्जाम्पल नहीं, इससे बड़े एग्जाम्पल क्या होगा? देख, है ना, मैंने देखा था कहीं पर आया था मेरे सामने भी, ठीक है? किसी बंदे ने बना के भेजा है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे होती है। हाँ जी, तो रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है? आयंस। एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है, दोनों जो सोल्यूशन होंगे ना, ये ए बी और सी डी का, ये एक्वस फॉर्म में होंगे। किसमें होंगे? ये सॉलिड नहीं होंगे कि आपने एक पाउडर उठाया, दूसरा पाउडर, दोनों पाउडर मिलाए और आपको दो नए पाउडर मिल गए, ऐसे नहीं होगा। दोनों किसमें होंगे? एक्वस फॉर्म में होंगे, अभी समझाऊंगा आगे, ठीक है? और फिर क्या होता है? आयन एक्सचेंज होते हैं। कौन चेंज होता है? आयंस, एटम नहीं, क्या चेंज होते हैं? आयंस, ठीक है? अभी समझाता हूं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो पेपर में आता है। लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूरे चैप्टर की और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन भी, ठीक है? इधर ध्यान दो। लेड नाइट्रेट को क्या करना है? पोटासियम आयोडाइड के अंदर डालना है। आपने 1-2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है, 1-2 ग्राम पोटासियम आयोडाइड लेना है, दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर घोल लेना पानी में, एक्वस तैयार कर लेना दोनों का, ठीक है? और दोनों को एक ट्यूब के अंदर इकट्ठा कर देना है, उसको उसमें डाल दो, मर्जी तुम्हारी है। क्या कर देना? दोनों को आधी आधी पढ़ लेना, पहले पूरी मत पढ़ना, फिर उसमें कैसे आएगी वो, ठीक है? तो एक्वस तैयार करने के बाद दोनों क्या कर देना है? मिला देना है। तो जैसे आप उसको मिलाओगे, देखो पहले दोनों का कलर कैसा था? कलरलेस। ये केमिस्ट्री जादू है, इधर ध्यान दो। किसी को जादू दिखाना हो कैसे दिखाओगे? देखो इन्हें कलर चेक करो कैसा है, व्हाइट। अब मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं करना, दोनों को मिलाया, अब देखो कलर क्या हो गया? येलो, बदल गया कलर अपने आप, पानी से पानी मिलाया कह रहे। और उसको क्या पता है कि आपने इसके अंदर लेड नाइट्रेट घोल रखा है? सामने वाले तो ये कहना, देख पानी से पानी मिलाऊंगा और येलो कलर बनाऊंगा, तू बनाइयो, ठीक है? आइए समझ में? तो वो जादूगर जो आते हैं ना, वो ऐसे ऐसी टेक्निक लेके आते हैं। पानी में आग लगा दी, किसमें आग लगा दी? पानी में। क्या डाला है? सोडियम, ठीक है? पानी में सोडियम डाल दिया, रिएक्शन कर ली, आग लग गई, हाई रिएक्टिव होता है। अब पहले लोग पता नहीं तेरी पानी में आग किस तरह ला दी भाई, पता नहीं होता था किसी को रिएक्शन। अब बच्चे सारे पढ़े, मोस्टली पढ़े लिखे हो गए हैं, तो सब समझ आते हैं सोडियम डालना है, इसलिए जादूगर कम हो गए हैं। नहीं पहले गली गली में जादूगर होते थे, अब उनकी कमियां पकड़ने लोग पढ़ लेते हैं, उनको ट्रिक को, मैं रोज करूँ इस तरह काम, तो ठीक है? पहले नई चीजें होती थी, बच्चे खुश हो जाते देख के। देखिए भाई, तो किस स्टेट में होंगे बच्चों? ये एक्वस स्टेट में होंगे। किस में होंगे? एक्वस में, ध्यान रखना बात को। और ये कैसे होएगा? सॉलिड। ये कैसा होएगा? सॉलिड। और ये कैसे रहेगा? एक्वस। अब एक
रिएक्शन और करवाता हूं यहां पर। जब आपने दो लिक्विड को मिलाया, रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में सॉलिड सब्सटेंस बन जाए, कैसा बन जाए? सॉलिड। लिक्विड मिलाए हैं, बन गया कैसा? सॉलिड। छोटे छोटे पार्टिकल आगे नीचे पत्थर जैसे टुकड़े बन गए, ठीक है। उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट आए या प्रेसिपिटेट आए, एग्जांपल ये है दोनों का। किस कलर के प्रेसिपिटेट बने हैं? येलो। याद रखेंगे बच्चों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेशल, कलर कलर बताने का। कलर ठीक बताया गया 1 नंबर, गलत बताया 0। किस स्टेट में लेना है? एक्वस में। सॉलिड नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? एक्वस होनी चाहिए। कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल और लिख लो ताकि पेपर में अगर 2 पूछ ले 2 लिख के आ जाए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन, ये भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। इसके अंदर कैसे प्रेसिपिटेट बनेंगे? व्हाइट कलर के नीचे क्रिस्टल आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए बात? तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? प्रेसिपिटेट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टेटमेंट वही, टेक 2-3 ग्राम सोडियम सल्फेट, टेक 2-3 ग्राम बेरियम क्लोराइड इन ए टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब, मेक एक्वस सॉल्यूशन, मिक्स बोथ, ठीक है। तो आपसे पूछे कौन सी रिएक्शन हुई, रिएक्शन लिखो, किस कलर के प्रेसिपिटेट बने वो बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कर लो बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, बच्चों तो पास पहुंच गए, ठीक है, लग गई बात अब तो, ठीक है, खत्म होने की तरफ है, 3-4 स्लाइड हो रह गए, अब तो आसान क्वेश्चन रह गए। देखो नेक्स्ट है भाई रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन। इसको समझाने के लिए पहले समझो बात को ध्यान से। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है पहले वो समझ लो। ये किस बीमारी का नाम है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैं यहां पर लिख लेता हूं नाम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन हो जाए, ऑक्सीजन गेन हो जाए, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओ लिख दूं खाली, ठीक है। रिडक्शन किसको बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन लॉस हो जाए, ठीक है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक बात समझ में आई? एक चीज और भी है, अगर हाइड्रोजन लॉस हो जाए तब ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन गेन हो जाए तो रिडक्शन है। देखो ऑक्सीडेशन याद रखो नाम से, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मैच हो रहे हैं ना। तो भाई ऐसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हुआ तो ऑक्सीडेशन, अब बाकी तो अपना बना लो तुम। लॉस हुआ रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन गेन हुआ रिडक्शन, हाइड्रोजन लॉस हुआ ऑक्सीडेशन, उल्टे उसके। तो यहां पर क्या आएगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आएगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, पर वो हायर क्लासेस में आता है, अपने पास सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंसेप्ट है, ठीक है। अभी नहीं है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, समझिए बात को ध्यान से। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो, दोनों एक ही रिएक्शन में, उसका नाम क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। उसका नाम क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। तो मैंने एग्जांपल लिखा सामने, दिखाई दे रहा है। कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या डाला हमने? हाइड्रोजन गैस, यानी उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करवाई, ठीक। क्या बना? कॉपर, और साथ में क्या बना? वाटर। अब मैं समझाता हूं, देखो रिएक्टेंट को देखना है। किसको देखना है? रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट में इसके पास ऑक्सीजन था ना, और यहां पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? ऑक्सीजन गायब हो गया, चला गया ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ये तो हुआ रिडक्शन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपने प्रोडक्ट में देखा क्या कर लिया? ऑक्सीजन गेन कर लिया।
तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। समझ में बात, क्लियर यहां तक। एक नंबर रिएक्शन लिखने का, आधा आधा नंबर बताने का कि ऑक्सीडेशन कहां हुआ, रिडक्शन कहां हुआ। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बताओ। अब थोड़ा याद रखना इस चीज को, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, देखो प्रोडक्ट में तो कुछ भी देखना ही नहीं है, जो भी बताना रिएक्टेंट का ही बताना है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम उल्टे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ, तो ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं लिखा नहीं मैंने, कोई बात लिख लो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए, यहां पर लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए CuO, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन, हाइड्रोजन H2। लो भाई, पेपर में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, ठीक है। टेल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम योर एग्जांपल। जो आपने एग्जांपल दिया उसमें से बताना है, ठीक है, बता दोगे। दोबारा सुन लो, जिसने ऑक्सीजन गेन किया ऑक्सीडेशन, जिसने ऑक्सीजन लॉस किया रिडक्शन, हाइड्रोजन गेन किया रिडक्शन, हाइड्रोजन लॉस किया ऑक्सीडेशन। देखना किसका है, रिएक्टेंट का। इधर वाले देखना, उससे देखना भी इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो गया। इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया प्रोडक्ट में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नाम के उल्टे, जिसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है, क्लियर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आप देखिए नेक्स्ट, कॉपर पाउडर हीटेड इन एयर। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। पेपर में पता क्या स्टेटमेंट है, कहेगा आपके पास एक ब्राउन कलर का शाइनी मेटल है। कैसा मेटल है, ब्राउन कलर का शाइनी, जिसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो पहले तो बताए, पूछेगा आपसे कि उसका ब्राउन कलर का नाम बताओ कौन सा है, ठीक है। फिर पूछे जो ब्लैक कलर का कंपाउंड और उसका नाम बताओ क्या है, और रिएक्शन लिखो। और रिएक्शन लिखने के बाद ये बताओ रिएक्शन किस टाइप की है। कितने क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन में, आंसर छोटे छोटे हैं पर क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो जो आपका ब्राउन कलर का शाइनी मेटल है वो कौन है बच्चों, कॉपर, ठीक है। जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन हुई, ध्यान से देखो, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, यहां पर लिखेंगे हीट। अब बच्चे कहेंगे सर एंडोथर्मिक भी तो है, सर कॉम्बिनेशन भी तो है, ठीक है, पर मानना कौन सा जाएगा, ऑक्सीडेशन। गलत मैं कॉम्बिनेशन को भी निकाल सकता आपका, ठीक है, नहीं निकाल सकते ना, कि कंबाइन तो हुए हैं दोनों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। कॉम्बिनेशन अगर लिख के आते हो तो साथ में ऑक्सीडेशन भी लिख के आना है, क्योंकि वो मेन है। जो चीज आपसे पूछना चाहता है वो ऑक्सीडेशन पूछना चाहता है कि आपको ऑक्सीडेशन नॉलेज है या नहीं है, उसका टारगेट ही है, ठीक है बच्चों। अगर इसको दोबारा गर्म कर देते हो फिर कॉपर बन जाता है, फिर हाइड्रोजन ये वाटर निकल जाता है। और ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो लो, ऑक्सीडाइजिंग कौन है, CuO, ये रहा, ठीक है, और रिड्यूसिंग कौन है, H2। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये 17वां क्वेश्चन है। अगर इसको दोबारा आपने कॉपर बनाना है फिर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करवानी पड़ेगी, हाइड्रोजन गैस पास करनी पड़ेगी। यानी कॉपर जल जाता है, कहना चाहता है ये, कॉपर को आप हीट करके ब्लैक कर सकते हो, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो। गोल्ड नहीं जलता, सोने को चेक करने का तरीका की होता है, गर्म कर दो, अगर ब्लैक तो हो गया, गोल्ड नहीं है। देसी तरीका होता था पहले, लोग चेक करते, जैसे मान लो कोई पीले रंग की चीज मिल गई, भाई खुश हो जाते हैं, सोना भी मिल गया, ठीक है।
तो घर जाके क्या करते थे, उसको चेक करने का तरीका क्या होता था, गर्म करते थे। अगर उसमें ब्लैक कलर तो आ गया, फेंक देंगे। अगर ब्लैक नहीं आया, खुश हो जाएंगे, भाई बन गई दिहाड़ी। ठीक है, सोना स्टार्टिंग से महंगा रहा है, ये मत समझो कि आज ही महंगा है सोना। जब 5 रुपए का तोला था तब भी महंगा था, तो 5 रुपए नहीं होते थे लोगों के पास। ठीक है, कभी सोचो जब तो 5 रुपए का था, मेरे दादाजी ने क्यों नहीं खरीदा, आज खरीद लेते, 5-10 किलो सोना होता तो मजे हो जाते जिंदगी के, है ना। भाई 10 ग्राम कितने का हो गया, 1.5 लाख रुपए का हो रहा है। आम सर जो जनरल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता कितना है, क्योंकि मैं डालता नहीं हूँ। ठीक है, कोई कंपलसरी थोड़ी है अभी सोना डालना है, कोई कंपलसरी है, ना डालो, को किससे क्या फर्क पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खरीदने की जरूरत नहीं है अपने को, गोल्ड खरीदना है, भाई उसकी ज्वेलरी बनानी है, कोई कंपलसरी थोड़ी है, भाई उसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी, अपनी चल जाएगी। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है ना, इन्वेस्ट के पर्पज से खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप उसकी ज्वेलरी बना बना के डाल रहे हो, उससे डबल नुकसान है, एक तो बनाने का खर्च, फिर जब उसको डालते हो घिसता है, वजन कम हो जाता है उसका, वो नुकसान, फायदा कुछ भी नहीं। गुम हो गया, चोरी हो गया, ठीक है ना, किसी ने सोने के चक्कर में मार दिया आपको, तब खत्म, डाल लेना सोना बाद में। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन, क्रोजन। सुनना ध्यान से बात को। अगर किसी भी मेटल की ऊपर वाली लेयर, किसी भी मेटल की ऊपर वाली लेयर ऑक्सीजन और वाटर कांटेक्ट में आने पर खराब हो जाए, दोबारा सुनो बात को ध्यान से, किसी भी मेटल की अपर लेयर ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आने पर क्या हो जाए बच्चों, खराब हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोजन। अब जब भी क्रोजन नाम सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में रस्टिंग ऑफ आयरन आता है ना, लोहे को जंग लगना, भाई वो क्रोजन का एग्जाम्पल है। ठीक, उसको क्रोजन की डेफिनेशन नहीं लिख सकते हम, वो तो क्या उसका एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये आया समझ में, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये आयरन है, साथ में ऑक्सीजन मिला, वाटर के मॉलिक्यूल आए, अगर दोनों में से एक चीज नहीं हुई ना, या तो पानी ना हो या एयर ना हो, तो लोहे को जंग नहीं लग सकता। अब आप कहेंगे सर डिब्बे में बंद कर दें, पानी नहीं आने देंगे, क्या लोहे को जंग लग जाएगा? लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब आपने उसको डिब्बे के अंदर बंद किया ना, उसके अंदर हवा रहेगी, ठीक है, और उसके अंदर मॉइस्चर भी है। हवा में मॉइस्चर पानी होता है, तभी तो इसी पानी फेंक रहा है बाहर निकाल निकाल कर, अपने बॉडी से थोड़ी निकल रहा है। ये एसी चला हुआ है, ये 2 बाल्टे भरता है रात को, पानी के भरता है ना बड़े बड़े, ठीक है, आजकल। तो इसमें पानी कहां जाता है इतना? ये हवा में है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो सारा पानी क्या करता है, ये इकट्ठा करता है, उसको ठंडा करके गैस को पानी के कन्वर्ट कर देता है। प्रोसेस होती है अपनी केमिस्ट्री की, कंडेंसेशन, वो कन्वर्ट होता है यहाँ पर पानी। ठीक है, ह्यूमिड नेचर होता है, जितना ज्यादा ह्यूमिड होएगा, अगर अप्रैल में चलाओगे ना इसी को, पानी नहीं आएगा, पानी नहीं छोड़ता है इसी अप्रैल में। अब 2-2 बाल्टी भर देता है रात में। अब क्या ह्यूमिड नेचर है, पानी ज्यादा एटमोस्फेयर में, कपड़े भी लेट सूखते हैं धोने के बाद। ठीक है, अप्रैल में सुखाओगे जल्दी सूख जाएंगे। तो भाई रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बनेगा, Fe2O3 XH2, एक्स की मर्जी आपकी 7 लगाने, 10 मर्जी आपकी है, जितने मॉलिक्यूल लगाना चाहते लगा लो, ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ठीक है, तो आयरन इसका एग्जांपल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, कॉपर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर की शेड आ जाती है कॉपर के ऊपर, देखिए आपने, तांबे का जग ग्रीन हो जाता है, कोई आपने रिंग डाल रखे कॉपर की, ग्रीन हो जाती है, तो किसकी वजह से हुई? वो क्रोजन की वजह से हुई। और एक बात और, जब वो ग्रीन हो जाता है ना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखो, लोहे को जंग लगना बेकार चीज है, लोहा खराब हो जाता है, वीक पड़ जाता है, टूट जाता है जल्दी, पर कॉपर को जंग लगना, उसके ऊपर ग्रीन कलर की शेड आ जाती है, वो उसको मजबूत बना देती है। तो क्रोजन के फायदे भी हैं। एक फायदा और बताऊं आपको, कहां पर होता है डेली लाइफ में, घर के बाहर से वायर गई हुई है एल्यूमिनियम की, 50-50 साल हो गए, टूटती नहीं,
एक पोल से दूसरे पोल पर इलेक्ट्रिसिटी वाली गई हुई है ना, इतनी पतली पतली होती हैं, खींची हुई हैं, टूटती नहीं है वो। क्यों नहीं टूटती वो? क्योंकि जो एल्यूमिनियम लगा हुआ है उसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर उसका क्रोजन कर दिया, और क्रोजन से उसके ऊपर क्या आगे की लेयर आ गई ब्लैक कलर की, उस लेयर ने क्या किया, इसको मजबूत बना रखा है। ठीक है, आया समझ में? तो क्रोजन फायदे भी करता है, नुकसान भी करता है, बात समझ में? तो भाई ये कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है जिसको पैटीना बोलती है। ठीक है, और इससे आपका जो टर्न है ग्रीन हो जाता है। साफ कैसे करोगे? घरों में करते हैं मम्मी, कॉपर का जो कोई भी बर्तन हो, साफ कैसे करते पता है आपको? लस्सी से, नींबू से, सिट्रिक्स एसिड, खट्टा होना चाहिए कुछ ना कुछ, कोई एसिड होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है, बिल्कुल नया निकल जाएगा। जितना उसको अच्छे से वॉश करो कॉपर को उतना चमकता है। खास हो मेटल, देखो मेटल की खास बात होती है, लोहे पे कपड़ा मारना शुरू कर दो, लोहा चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टील है, कपड़ा मारना शुरू कर दो, बिल्कुल चमकेगा। ऐसे कॉपर है, डेली साफ करो, डेली। जितना आप खरीद के लाए नया, उससे ज्यादा चमकेगा। ठीक है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, साइकिल जब होता है उसको आप डेली साफ करोगे ना, चमक रहती है उसके अंदर। मेटल की खास बात होती है बच्चों। ठीक है, चमकता है मेटल जितना साफ करते हैं। कपड़े घिसाओ उसके ऊपर वाले लेयर को, लोग तो एप्पल को चमकाते हैं कपड़े के साथ, देखे तुमने? रेडी वाले, वो क्या होता है आजकल एप्पल खाते हैं आप, उनके ऊपर थोड़ा वैक्स लगा देते हैं ताकि खराब ना हो वो। तो अगर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, रफ सा लगेगा, खरीदते लोग। तो उनको हिसाब आ गया रेडी वालों को, एक कपड़ा लेते हैं और वो 4 बार ऐसे करेंगे एप्पल को, वो जो वैक्स लगा हुआ था ना वो चमक जाता है, उसको सजा के रखेंगे ऐसे। आप दूर से देखो क्या यू बढ़िया ले रहा है भाई, है ना, इस पर चलते हैं। बात तो वही है, उसने उसी पेटी से निकाल के रखे हैं, वो साफ करके, उसकी मेहनत है। ठीक है, अब जो ज्यादा मेहनत करते हैं उसके जल्दी बिक जाते हैं, जो मेरे जैसे होते हैं मेहनती नहीं है वो ऐसे रख लेंगे, बिकते नहीं, शाम तक खड़े रहेंगे, फिर रुक के मारेंगे, आजा 17 दे दूंगा, ले जा। ठीक है, ठीक है, और दूसरे 100 के दे रहे, मैं 70 में दे दूंगा, ले जा, निपटा काम, खराब भी तो होंगे नहीं। हाँ जी, देखिए भाई, क्रोजन से किसी को बचाना हो तो क्या कर सकते हो आप? पेंट कर सकते हो, ऑयल या ग्रीस लगा सकते हो उसके ऊपर। एयर, ये पानी का और एयर का कॉन्टैक्ट तोड़ना, मेन पानी और एयर का कॉन्टैक्ट तोड़ना है मेटल के साथ। पेंट कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ठीक है, एलोय को एलोय बना दो, मिक्सिंग कर दो 2-3 मेटल की, नॉन मेटल की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन, दूसरे मेटल की परत चढ़ा दो। जैसे आजकल टैप के ऊपर आती है, अब घरों में टैप लगी होती है, वाटर टैप किस कलर की है? आपका यहाँ सब सिल्वर की है, वो उसके ऊपर क्रोम है। वैसे टैप किस कलर, किस मेटल की बनी होती है? पीतल की। किसकी बनी होती है? पीतल की। अब वो पीली पीली सी लगेगी ना, घर में अच्छी लगने की, उसके ऊपर क्रोम चढ़ा रखी है, और उस क्रोम की गारंटी देते हैं दुकान वाले, 5 साल नहीं खराब होती जी, इसी कलर में रहेगी। ठीक है, जब उसको बेचते हैं पीतल के भाव बिकती है वो पुराने। नेक्स्ट देखिए भाई, आखिरी टॉपिक, रेंसिडिटी। लो भाई, जबरदस्त टॉपिक है ये, सुनो बात को ध्यान से। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों? अगर आपने कोई ऐसा खाना बनाया जिसको हमने फ्राई किया, या जिसके अंदर थोड़ा बहुत फैट है, जैसे सबसे कॉमन जो होता है नमकीन, नमकीन जब तैयार करते हैं फ्राई करके बनती है। घरों में हम वो मैदे के बना लेते, मटर बोलते हैं इनको हम। ठीक है, अब पता नहीं कहीं अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं हर चीज के ना, अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? मटर बोलते हैं। मटर बना लिए, मैदे के होते हैं वो। ठीक है, समोसा बना लिया। अब जब मटर बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं ना, उसको रख लिया हमने बनाकर, अब होता है क्या है, उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है। ठीक है, उस ऑयल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर आपने उस नमकीन को ओपन रख दिया तो उसके अंदर स्मेल हो जाएगी, और कई बार दुकान से लाते हैं उसमें पहले ऑलरेडी स्मेल होती है। ड्राई फ्रूट में हो जाती है। ड्राई फ्रूट में क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर नेचुरल ऑयल है, उनके अंदर नेचुरल फैट है, उनके अंदर स्मेल हो जाती है, वो गंदी स्मेल आती है, खाते हैं। ठीक है,
अब स्मेल किस चीज की है? वो बैक्टीरिया की। किसकी स्मेल है? बैक्टीरिया की। बिना बैक्टीरिया स्मेल आती नहीं, बस समझ लो ध्यान से बात को, जिंदगी में अजमा लो इस चीज को, याद कर लो। अगर कहीं से आप निकल रहे हो और आपको स्मेल आ रही है, समझ लो आपकी नाक के अंदर से बैक्टीरिया जा रहे हैं बॉडी में, तभी तो उनकी स्मेल आ रही है। वो बैक्टीरिया जाके नाक पे लग रहे हैं, नाक उनको टेस्ट कर रही है भाई किस तरह की स्मेल है, सेंसर लगा हुआ है बॉडी में। ठीक है, साइड में कोई एनिमल मर गया मान लो, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और आपको उसके पास से स्मेल आती है ना, तो स्मेल किसकी है? वो जो उसके ऊपर बैक्टीरिया खा रहे हैं ना उसको, वो हवा के साथ उड़कर आते हैं, और वो हवा के साथ उड़कर आते हैं तो आपके साथ बॉडी के अंदर जाते हैं। अगर आप वहां पर एक लंबे टाइम तक रुकेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो आप लोग स्कूल के अंदर काम करते हो, मैं बताता हूँ, बच्चों समझाता हूँ भी, आधा आधा घंटा वॉशरूम के अंदर नहीं रहना है, वहां मीटिंग करा जाएगा। ठीक है, तो वहां मीटिंग नहीं करनी बेटे जाके, कहीं तो ये होता भी चलो पीरियड निकल जाएगा, 15-20 मिनट उसी के अंदर घुसे हैं। तो पता नहीं तुम्हें क्या मजा आता है वहां पर। ठीक है, मैं तो अगर कोई सामने भी क्लास होती है, दरवाजा बंद ही करना पड़ता है, फिर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये काम ना किया करो, थोड़ा सा पढ़े लिखे इंसान हो तुम। ठीक है, समझा करो भाई, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा रहे हैं, अगर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो नुकसान तो करेंगे, वो इन्फेक्शन करेंगे बॉडी के अंदर जाके। ठीक है, तो भाई रेंसिडिटी क्या होती है? ऑयल या फैट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। और वो ऑक्सीजन क्या करती है? बैड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, गंदी स्मेल छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी हो गई। ठीक है, नमकीन के अंदर देखने को मिलेगी आपको। इससे बचने के तरीके क्या क्या होते हैं? आप अपने जो सामान है जो आपने तैयार किया उसको वैक्यूम पैकिंग के अंदर रखे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखे। जैसे चिप्स आते हैं 5 रुपए के 5 पैकेट में, और 5 ही होते हैं उसके अंदर, और क्या बाकी तो हवा होती है। ठीक है, देखने में इतना बड़ा लगेगा, वो खोलेंगे 5 चिप्स निकलते हैं उसके अंदर से। ठीक है, अब वो जो उसके अंदर हवा भरी हुई है, वो क्यों भरी है? उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए। नाइट्रोजन भर रखी उसके अंदर वो। ठीक है, हम अचार डालते हैं 1 साल के लिए, यकीन अगले पल का नहीं है, अचार 1 साल के लिए डाल लेंगे, तो इसके अंदर जो सिरका डालते हैं, नमक डालते हैं, मीठा डालते हैं, वो क्या काम करता है? प्रिजर्वेटिव का, रेंसिडिटी से बचाता है, खराब नहीं होने देता अचार को। गुलाब जामुन है, उसके रस के अंदर से निकालो गुलाब जामुन को, बाहर रख लो, 2 दिन में खराब हो जाएगा। रस के अंदर रहने दो, 15 दिन नहीं खराब होता, क्योंकि वो जो चाशनी है उसकी गुलाब जामुन की, वो क्या कर रही है? प्रिजर्वेटिव काम कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेली लाइफ के अंदर आप देखते हो। सोडियम बेंजोनेट आता है, बड़ा अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, आप हर एक चीज में पढ़ सकते हो। जो भी आप मार्केट से मान लो रियल का जूस खरीद के लाए, अब हमने घर में तो जूस बनाया, शाम तक खराब हो गया, और रियल वाला बेच रहे हैं 6-6 महीने पुराना, वो कोई अलग बना के लाते हैं कहीं से। क्या करते हैं? वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसके अंदर, जिसको खराब नहीं होने देते। घर में दूध रखा अपने, 1 दिन में खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, अमूल वाले बेच रहे हैं, वैलिडिटी लिख रहे हैं 7 दिन की। ठीक है, उनके कोई अलग फैक्ट्री, अलग मशीन में आओ दूध, वो एनिमल ही देते हैं, वही अपने घर में है। ठीक है, तो क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। ठीक है, जो उसको खराब नहीं होने देता, बैक्टीरिया बढ़ने नहीं देता उसके अंदर। क्लियर? तो आपका रेंसिडिटी था, इसके प्रिजर्वेशन थे, फ्रिज में रख दो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो उसके अंदर, ये सारे क्या है? उसके प्रिजर्वेटिव है। क्लियर बच्चों? तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1। सारे मोस्टली क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 1 घंटे में करा दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू बच्चों।